हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा से। कैसे हैं आप सभी? और कल के लिए मैं वीडियो नहीं बना पाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पैर में चोट लग जाने की वजह से अभी भी मैंने क्रेप बैंडेज बांधी हुई है। लेकिन जो कमिटमेंट इज़ कमिटमेंट, मैंने आपसे जैसा कह रखा है कि आप लोगों को मैं जो है ये लिटरेचर सीरीज़ प्रोवाइड करूँगी। दूसरी चीज़, आप लोगों के लिए मैंने कल एक पोस्ट जो है वो डलवाई थी कि हम आज से ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने इस पे सोचा कि आज तो जो मेरी हिस्ट्री का सीरीज़ चल रहा है वही हिस्ट्री की सीरीज़ को चलाऊं। अब आपको ग्रामर का लेक्चर सुबह और हिस्ट्री या लिटरेचर का लेक्चर सुबह शाम को मिला करेगा। फिर दोबारा से कह रही हूँ, ग्रामर का लेक्चर सुबह आपके पास आया करेगा और शाम को जो है वो आपके लिए लिटरेचर का लेक्चर जो है आया करेगा। तो आई थिंक ये तो सही रहेगा कि दोनों चीज़ें आपके साथ साथ जो है वो चलती रहेंगी। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही है और आपको मेरा एफर्ट दिख रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर करने में और लाइक करने में कंजूसी ना दिखाएं। आप आपके एक शेयर से और एक लाइक से और लोगों को भी पता चलेगा कि जो है वो एक क्वालिटी कंटेंट जो है वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे मुझे मिल सकता है जो मैं अपने इस कंटेंट पे कहीं से कहीं तक कोई भी पैसे का वो नहीं बोल रही। फिर वही वाली बात आती है, मेरे रोज़ इसी तरीके के कॉल आते हैं, मैम आप पेड क्लासेस क्या यूट्यूब पे लोगी? मैं फिर वही वाली बात बोल रही हूँ, मेरी पेड क्लासेस जो हैं वो मेरे ऐप पे चलती हैं। वो भी जो व्यक्ति मुझसे क्लासेस लेना चाहता है उस पर, तो भगवान की दया से जो है स्टूडेंट्स पूरे उस पर जुड़े हुए हैं, तो जो लेना चाहते हैं उनके लिए है। दिस इज़ ओनली फॉर दोज जो यूट्यूब के माध्यम से ही पढ़ना चाहते हैं। चलिए, पहली बात ये हो गई। आज हम लोग ऑगस्टन एज की जो हिस्ट्री है, जो मैंने आपको ऑगस्टन एज पढ़ा रही थी, उसके बारे में ही पूरा आज आपको इसी लेक्चर में पूरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी। ग्रामर का लेक्चर आप लोगों को कल मिलेगा, सुबह ग्रामर, शाम को लिटरेचर। चलिए, अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़, मतलब जो भी मैं दूसरी तीसरी जो भी है वो आप लोगों को ये बताओ। 2 मिनट लूँगी बस आप लोगों के। मेरे पास एक मैसेजेस लगातार आते हैं कि हम लोगों को पढ़ाई छोड़े हुए काफ़ी समय हो गया, हाउसवाइफ्स हैं, क्या हम ये कर पाएंगे? तो मुझे एक बात बताइए, क्यों नहीं कर पाएंगे? अपने पे विश्वास रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए, जिसे भी मानते हैं उस पे विश्वास रखिए, और आप चाहे तो मुझ पे विश्वास कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं शायद आपके विश्वास के पैमाने पर खरी उतर रही होंगी तो आप मुझ पे विश्वास रखिए और बस अपने आप पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखिए कि हाँ, हम कर सकते हैं। आप सीटेट का रिज़ल्ट आया, लाखों कैंडिडेट्स बैठे थे, उसमें से 5 या 6 लाख पास हुए। तो भरते तो सभी लोग हैं, सबको लगता है सीटेट तो यूं ही पास हो जाएगा, यही हो जाए, लेकिन पास वो होते हैं जिन्होंने वाकई में, जिनके अंदर थे हाँ हम कर लेंगे। देखिए, जब आप सोचते हैं कि हम कुछ थिंकिंग इज हाफ डन, हाफ, जब आप सोच लेते हैं उसकी दिशा में एक कदम उठा देते हैं, आपने आधा काम पूरा कर लिया। बाकी का आधा काम आपका अपने आप होता चला जाएगा अगर आप उसी दिशा में कदम बढ़ाए चले जाएंगे। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आप यू आर केपेबल टू डू एनीथिंग। द थिंग इज यू जस्ट हैव टू टेक अ स्टेप। वो स्टेप अब आप लोगों ने ले लिया है, मंजिल बहुत आपके पास है। स्टेप लीजिए, सही दिशा दिखाने वाले को देखिए, सही रास्ते पे चलिए, एंड स्काई इज़ द लिमिट। थैंक यू वेरी मच। बस इतना ही मुझे आप लोगों से बात करनी थी। और अब मैं ऑगस्टन एज के बारे में आपको बताते हुए ऑगस्टन एज के सारे राइटर्स और उसके बारे में आपको बता रही हूँ। पेन पेपर अपना लेके बैठिएगा और सारी चीज़ें जो हैं वो नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, ऑगस्टन एज, जो मैंने इससे पिछला लेक्चर आप लोगों को ऑगस्टन एज के बारे में बताया था, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ लेक्चर की सीरीज़ देख लीजिएगा, और नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ। 18th सेंचुरी ऑगस्टन एज को ऑगस्टन एज क्यों कहा जाता है, सबसे पहले ये जानेंगे। इसको ऑगस्टन एज, नियो क्लासिकल एज, स्यूडो क्लासिकल एज कहा जाता है। ऑगस्टन एज आया है ऑगस्टस ऑक्टेवियस सीजर के नाम से, जो रोम का शासक था। उस समय ऑगस्टस के शासन में वर्जिल और होरेस, ये महान राइटर्स थे, जो क्लासिकल राइटर्स थे, जिन्होंने
बहुत एक जिसे कहना चाहिए लैंडमार्क वर्क्स लिखे। इससे पहले का जो समय था मिल्टन का रेस्टोरेशन एज, उस समय पे धर्म और धर्म पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। फिर उसके बाद जो है रेस्टोरेशन, जब चार्ल्स सेकंड का रेस्टोरेशन हो गया तो फिर एक लिटरेचर में केवेलियर्स एंड ये पोएट्स हो गए। मतलब एक कोई एक ऐसा क्लासिकल या कुछ ऐसा जो है लिटरेचर नहीं था। ऑगस्टन एज में यानी कि 18वीं सेंचुरी में लिटरेचर ने अचानक से एक टर्न लिया। पोप, जो कि ऑगस्टन एज का या 18th सेंचुरी का रिप्रेजेंटेटिव पोएट कहा जाता है, उसने क्लासिकल राइटर्स को इमिटेट करना शुरू किया। इस समय के जितने भी राइटर्स थे उन्होंने क्लासिकल राइटर्स को इमिटेट करना शुरू कर। क्लासिकल राइटर्स कौन? होमर, वर्जिल, हॉरेस, इनको जो है वो इमिटेट करना शुरू करा। तो आप सोच रहे हो वो एज वो वापस लौटा के लाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने केवल कंटेंट वो नहीं रखा, फॉर्म वो रखी, यानी कि लिखने का तरीका। इस समय पे जो डोमिनेंट चीज़ थी वो थी हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट इस समय सबसे ज़्यादा डोमिनेंट चीज़ थी, यानी कि 2 लाइन का स्टेंजा जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर होता है, हीरोइक कपलेट में लिखना। क्यों लिखना शुरू करा हीरोइक कपलेट में? अब आप ये सोच रहे होंगे। हीरोइक कपलेट में इसे लिखा क्योंकि जितने भी जो एपिक्स लिखे जाते थे वो हीरोइक कपलेट में लिखे जाते। इवन उनका नाम हीरोइक इसलिए पड़ा क्योंकि हीरो की जो एडवेंचर्स को बताया जाता था कपलेट फॉर्म में, तो उसका नाम ही पड़ गया हीरोइक कपलेट। ये फॉर्म लिखनी शुरू करी, ये फॉर्म अपनानी शुरू करी इस सदी के पोएट्स ने। और इस समय के जो महान पोएट्स थे, अलेक्जेंडर पोप जो कि पोइट्री में, जॉन ड्राइडन पोइट्री में, जोनाथन स्विफ्ट, जोसेफ एडिसन प्रोज में, वो मैथ्यू आर्नल्ड था जिसने इस एज को एज ऑफ रीजन कहा था। इस एज के अब हम आगे के जो यहाँ तक तो मैं पॉइंट्स आपको बता चुकी थी, इस एज के बाकी के पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप लोगों को मैंने जब प्यूरिटन एज में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि 2 जो हैं वो गुटों में बटा हुआ था जो समाज था। एक थे राउंड हेड्स और एक थे केवेलियर्स। केवेलियर्स वो थे जो चार्ल्स वन को फेवर करते थे, यानी कि राजा को फेवर करते थे। राउंड हेड्स वो थे जो पार्लियामेंट के फेवर में थे। आगे जाके 18th सेंचुरी में ये बट गए 2 पार्टीज में, विग्स एंड टोरीज। अब ये विग्स थे ट्रेड्समैन और टोरीज जो कि who are in favor of king. Tories, supporters of the royal divine, ये 2 बड़ी पार्टीज थी। विग्स स्टेट्समैन थे जो पर्सनल फ्रीडम चाहते थे, इन्हें पर्सनल फ्रीडम चाहिए था। ये 2 पार्टीज जो हैं वो आगे जाके विग्स एंड टोरीज में बदल गई। विग्स स्टेट्समैन थे जो कि पर्सनल फ्रीडम चाहते थे, टोरीज वो थे जो सपोर्टर्स ऑफ रॉयल डिवाइन पार्टी थे। टोरीज चाहते थे वॉर ना हो क्योंकि टैक्सेस का जोर उन पर पड़ता था। विग्स चाहते थे कि टैक्सेस वॉर हो जिससे वो प्रॉस्पर करें। अब आपको पता है ये विग्स एंड टोरीज मैंने इसमें क्यों लिखा है, क्योंकि इस समय की सोसाइटी पर, इस समय के लिटरेचर पे इन पार्टीज का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। कैसे? ये दोनों पार्टीज अपने आप को प्रमोट करने के लिए राइटर्स का सपोर्ट लिया करती थी। जितने भी राइटर्स हुआ करते थे वो 2 खेमों में बटे हुए थे। विग्स के लिए लिखते थे, टोरीज के लिए लिखा करते थे, और एक दूसरे के प्रति इतना ज़्यादा जो है वो जहर उगला करते थे कि विग्स वाले की कॉफ़ी हाउस कल्चर जो फ्लरिश हुआ था, कॉफ़ी हाउस कल्चर, एक तेज़ी से उभरता हुआ मिडिल क्लास सामने आया था और एक कॉफ़ी हाउस कल्चर फ्लरिश हुआ था। कॉफ़ी हाउस कल्चर 18th सेंचुरी की देन है जिसमें छोटे छोटे फैशनेबल कॉफ़ी हाउसेस खुले थे जहाँ पर राइटर्स बैठ के सोसाइटी की चीज़ों को डिस्कस किया करते थे। स्क्रिबलर्स क्लब जो है वो यहीं की देन है, जो ये इसी में से जो हैं वो उभर कर आए हैं। तो जो विग्स के कॉफ़ी हाउसेस होते थे वो अलग होते थे, जो टोरीज़ के कॉफ़ी हाउसेस होते थे वो अलग होते थे। पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो डिस्कस किया करते थे। हर पार्टी
अपने आप को मजबूत बनाने के लिए इन राइटर्स की मदद जो है वो लिया करती थी। डिफरेंट राइटर्स डिफरेंट खेमों को जो है वो माना करते थे। और आपने ये आगे तक भी चलता रहा है। जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो ब्लैकवुड मैगज़ीन थी उसने बहुत ज़्यादा कीट्स को जो है वो क्रिटिसाइज़ करा था। तो वो कौन सी पार्टी को बिलोंग करते, टोरी पार्टी को बिलोंग करते थे। तो ये जैसे कहना चाहिए एक पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा समाज पर हावी थी। इसी समय मिडिल क्लास उभर कर आया था। तो ये यहाँ तक ये कॉफ़ी हाउस, विग्स एंड टोरीज, तो राइटर्स जो हैं वो खेमों में बटे हुए थे। कुछ राइटर्स विग्स के खेमे में थे तो कुछ राइटर्स टोरीज के खेमे में थे। यहाँ तक ये विग्स एंड टोरीज करके लिख लीजिएगा कि वो राउंड हेड्स और केवेलियर्स जो हैं वो परिवर्तित हो गए थे विग्स एंड टोरीज में। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस एज के लिटरेचर के बारे में मुझे आपको एक एक करके इस एज के लिटरेचर के, ये तो मैंने बताया आपको इस एज के बारे में कि क्वीन एन का जो एज था, जब क्वीन एन आई थी तो वो एज था एज ऑफ प्रोज। अब इसके बारे में, इस लिटरेचर के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ कौन कौन से इस एज के जो है वो फेमस राइटर्स थे, ये मैं आप लोगों को बताया। सबसे पहले वी विल स्टार्ट फ्रॉम पोइट्री में हम स्टार्ट करेंगे इस एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट अलेक्जेंडर पोप से। अलेक्जेंडर पोप 4.5 फीट का लींट जो है, जिसको एक रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी और लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। तो जितना भी जो जहर था ना वो उसकी कलम में आ गया था और उसने अपने एज की फ्रिवलिटी, स्क्वालर, फिलॉसफी को दिखाया है अपने वर्क्स में। और ये जो तीनों शब्द मैंने बोले, रेप ऑफ द लॉक, मिरर टू सोसाइटी, उसकी 3 फेमस जो रचनाएं हैं, रेप ऑफ द लॉक जिसमें उसने अपनी एज की फ्रिवलिटी को दिखाया है, यानी कि हल्केपन को, ओछेपन को, कि लॉर्ड्स आर ओनली बिजी ओनली इन वूइंग लेडीज आर बिजी ओनली इन डॉल्ड देम अप, और अपने आप को डॉल्ड देम अप मतलब अपने आप को सुंदर बनाने में और लॉर्ड्स को रिझाने में। जो उस समय की लेडीज़ के मानसिक लेवल पर उस पर जो व्यंग करा गया है, ये है द रेप ऑफ द लॉक। इट्स अ मॉक एपिक। ये 12 में यानी कि 1712 में ये 2 कैंटोज में और बाद में ये पूरी कंप्लीट 1714 में पूरा जो है वो आया था। एक बार डेट को मैं वो कर लूँ। हाँ जी, रेप ऑफ द लॉक 12 में 2 में और बाद में जो है वो 5 कैंटोज में जो है ये आया। इसने वो अपनी एज का स्पोक्स पर्सन था। रेप ऑफ द लॉक, डंसियार्ड, एसे ऑन मैन, अपनी फिलॉसफी जो है वो उसने इन पोएम्स में दिखाई। एसे ऑन मैन क्या है? इट्स अ पोएम एंड इट शोज हिज फिलॉसफी। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिशनल पोएट्स की। अभी ट्रांजिशनल पोएट्स कौन से हैं? ट्रांजिशनल पोएट्स वो हैं जो थ्रेशोल्ड पे खड़े हैं, यानी कि दहलीज पर खड़े हैं। ये ट्रांजिशनल पोएट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जेम्स थॉमसन की, जिन्होंने लिखी है कैसल ऑफ इंडोलेंस। ये स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखी गई है। हालांकि इस समय 2 लाइन का जो कपलेट है वो ही फेमस था, लेकिन ये लिखी गई है स्पेंसेरियन स्टेंजा, यानी कि 9 लाइन के स्टेंजा में। ये सारी बातें जो मैं बोल रही हूँ अभी लिख दूंगी इसमें। गोल्डस्मिथ ने लिखी द ट्रैवलर, हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। और इसके अलावा इस एज का जो ट्रांजिशनल पोएट है जिसे हम कहेंगे वो है थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे इस समय का सबसे फेमस पोएट था। और इसका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि सैमुअल जॉनसन ने कहा था कि ग्रे की 2 लैंग्वेजेस है। एक प्राइवेट लैंग्वेज जो वो यूज़ करता है अपनी मोस्ट लव्ड पोएम्स में, और एक उसकी पब्लिक लैंग्वेज। एलिजी रिटर इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये उसकी बहुत फेमस रचना है। और वर्ड्सवर्थ ने अपने लिरिकल टू प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में ग्रे का एक जो वर्क है वो यूज़ करा है, सोनेट यूज़ करा है, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट। ये और द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, द बार्ड, द फेटल सिस्टर्स, ये सारा वर्क जो है वो किसका है? थॉमस ग्रे का। तो चलिए मैं इसके यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, एक एक करके आप लिखते जाइएगा। देखिए बैकग्राउंड तो मैंने उसमें भी बता दी थी। इस एज का लिटरेचर मुझे बताना है, तो इस एज का लिटरेचर जो है मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ। लिटरेचर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, विग्स एंड टोरीज से बताया। लिटरेचर में सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अलेक्जेंडर पोप से, द रिप्रेजेंटेटिव पोएट। द रिप्रेजेंटेटिव पोएट of this century
The Rape of the Lock, Frivolity of Society, Dunciad, Squalor, and Essay on Man, His Philosophy. ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं उसकी। अलेक्जेंडर पोप के बाद हम लोग ले रहे हैं ट्रांजिशनल पोएट्स, यानी कि जो एक कड़ी का काम कर रहे थे इस समय 18th में और आगे रोमांटिक एज के। तो ट्रांजिशनल पोएट्स जो थ्रेशोल्ड पे खड़े थे, सबसे पहले हमने लिया टॉमस ग्रे, जो कि जिन्होंने भी जो है कि पायनियर ऑफ ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री। अब ये ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री क्या होता है, जिसमें ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री यानी कि जिसमें मृत्यु से संबंधित या बहुत ही ऐसी थीम्स ली जाती हैं जो बहुत ग्रेव होती हैं, यानी कि बहुत सीरियस होती हैं, वो जो है वो था टॉमस ग्रे। टॉमस ग्रे के बारे में मैंने आपको बताया कि इनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क है, बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्लिश पोएट है, और इनके जो वर्क हैं, एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड, द बार्ड, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, यही भी इन्हीं का इंपॉर्टेंट वर्क है, आप इसको लिख लीजिए। तो मैं इसे मिटा के आगे टॉमस ग्रे के बारे में और वर्ड्सवर्थ ने अपने किस वर्क में इनका वो सोनेट यूज़ कराया है, ये भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जब आप लोग ये लिख लीजिएगा, ये आपने लिख लिया होगा, देख लीजिए एक बार दोबारा से। अब मैं इसे मिटा कर आगे बढ़ रही हूँ। देखिए, अब इसके बाद हम लोग जो है ग्रे का द प्रोग्रेस, टॉमस ग्रे का ही चल रहा है हमारा अभी। टॉमस ग्रे का है द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, एंड वर्ड्सवर्थ used his sonnet the death of Richard West in his preface to lyrical ballads। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये पेपर तो पहली बार हो रहा है, लेकिन वैसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिरिकल बैलेड्स। और इसमें उसने ये बताया है कि ये क्यों यूज़ करा। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइटिक थ्योरी बताई है। तो इसमें उसने इस सोनेट को यूज़ करके ये बताया है कि ये एक एग्जाम्पल दिया है कि ग्रे जो है एक फॉल्स पोइटिक डिक्शन, ग्रे वॉज गवर्न बाय अ फॉल्स आइडिया ऑफ पोइटिक डिक्शन, जो कि उसने गलत लैंग्वेज में बोला। यानी कि ग्रे की पोइटिक डिक्शन को बताने के लिए उसने ये सोनेट यूज़ करा है, द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, अपने किस में, प्रीफेस टू। ये प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में वर्ड्सवर्थ ने अपना थ्योरी ऑफ पोइट्रिक थ्योरी जो है वो बताई है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैं आप लोगों को इसमें जो राइटर मुझे बताना है, एक फटाफट राइटर्स लिख देती हूँ, फिर उसके बाद एक एक समझाना शुरू करती हूँ। जेम्स थॉमसन, द कैसल ऑफ इंडोलेंस,
ये स्पेंसेरियन स्टैंजा में है, ये स्पेंसेरियन स्टैंजा में लिखा हुआ है। इसके बाद है आपका, ये है आपके प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म। प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म, इसमें आपका आता है विलियम ब्लेक, जिन्होंने लिखा पोइटिकल स्केचेस, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म का क्या मतलब है। ये सेंचुरी ख़त्म होने के बाद जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रभावित हुए कौन, उसके जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का नारा था इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी, उससे कौन प्रभावित हुए, जो कवि, जो रोमांटिक एज के कवि थे। रोमांटिक एज का मतलब नॉट रोमांटिस एनीथिंग कि पेड़ों के आसपास घूम के गाना गाना एंड ऑल दैट। रोमांटिसिज्म मीन्स एस्केप फ्रॉम रियलिटी, क्योंकि रियलिटी इतनी कड़वी है कि इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। तो रियलिटी से भागकर एक अपनी नेचर की गोद में दुनिया बनाना, तो उसको जो है रोमांटिक, तो प्रीकर्सर यानी कि दोबारा से बैक टू नेचर एंड ऑल दैट, वो जो बताया उसके प्रीकर्सर यानी कि उस रोमांटिसिज्म को पोइट्री में लाने वाले कौन थे, तो उनमें है हमारा विलियम ब्लेक। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेवोल्यूशन एंड ऑल दैट। तो उसने सबसे पहले लिखा था पोइटिकल स्केचेस। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस उसने लिखा था कि ये एक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में ह्यूमन साइड के दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो उसने दिखाए गए। तो प्रीकर्सर हैं ये रोमांटिसिज्म के। चलिए इसके यहाँ तक लिख लीजिए, इसके बाद मैं अब आगे बढ़ती हूँ। 1 मिनट जरा मुझे वो दे देना। ये लिख लीजिएगा, तो इसके बाद मैं इसको मिटा के इसके आगे बढ़ती हूँ मैं आपसे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब मैं इसके आगे बढ़ रही हूँ। इसके बाद एक इसी में ही एक आते हैं ये जो प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म है। देखिए ये हैं आपके नेक्स्ट पोएट हैं हमारे रॉबर्ट बर्न्स। रॉबर्ट बर्न्स को पूरे स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में जो जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है? ही वॉज कॉल्ड द पीजेंट्स पोएट। पूरे स्कॉटलैंड में और इंग्लैंड में रॉबर्ट बर्न्स को पीजेंट्स पोएट के नाम से जो है वो जाना जाता है। और ये बिकॉज इन्होंने जो है एक बहुत ही सिंपल चीज़ को, सिंपल लाइफ को जो है अपनी पोएम में जो है वो कवर करा है। तो इनको स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में पीजेंट्स पोएट के नाम से जाना जाता है। इनके वर्क जो है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कौन सा है इनका वर्क। इनका है द कॉटर्स सैटरडे। तो ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पीजेंट्स पोएट के नाम से किसको जाना जाता है ये बताने के लिए कि हु इज़ नोन एज द पीजेंट्स पोएट्स, दैट इज़ रॉबर्ट बर्न्स। एंड नाउ अब यहाँ पर अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपको बताऊंगी पोइट्री वाला पार्ट के, लिटरेचर के जो पार्ट थे कि भाई इस एज में कौन कौन से राइटर्स ने क्या लिखा, ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगी प्रोज में कि प्रोज में क्या था। अब इस समय का जो ये पोएम थी ये भी मोस्टली जो प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म थे, जो प्रीकर्सर थे रोमांटिक, उन्होंने तो बहुत ही रूरल और इस तरीके की, और जो ट्रांजिशनल पोएट्स थे इन्होंने तो सिंपल लाइफ के बारे में उसमें लिख भी दिया।
लेकिन जो रियल, जैसे कि जो ड्राइडन या फिर जो पोप है या स्विफ्ट, इन्होंने जो भी लिखा है, इन्होंने सिर्फ अर्बन पोइट्री लिखी है रिलेटेड टू सिटी। अब इस समय ये एज जो है वो प्रोज एंड रीजन की एज थी। ये एज मेनली जो डोमिनेटेड थी बाय प्रोज। इस एज के प्रोज में सबसे पहले क्या आता है, ये देखिए, इसमें आते हैं पीरियोडिकल एसेज। ये पीरियोडिकल एसेज इस समय सबसे ज़्यादा उभर कर आए। जैसा मैंने आपको बताया था, दो पार्टीज थी, विग्स एंड टोरीज पार्टी। दोनों अपने आप को प्रमोट करने के लिए राइटर्स की मदद लिया करती थी। उस समय की सोसाइटी का जो हमें पूरा का पूरा वर्णन है वो पीरियोडिकल एसेज में देखने को मिलता है। तो इसमें प्रोज में ये जो पीरियोडिकल एसेज थे, ये मिरर टू सोसाइटी थे। जैसी उस समय सोसाइटी, वैसा ही उसको दिखाने वाले थे ये पीरियोडिकल एसेज, जो वीक में 2 बार 3 बार 15 दिन में एक बार इस तरीके से आया करते थे। इनमें जो हम इस समय से बात करते हैं, डैनियल डीफो, एडिसन एंड स्टील के बारे में मैं स्पेक्टेटर और टेटलर के बारे में इससे पहले पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा। डैनियल डीफो ने शुरू करा था द रिव्यू। रिव्यू जो है वो उस समय की पॉलिटिक्स को बताता हुआ था। उन्होंने खुद ही उसे लिखा था। हालांकि डैनियल डीफो मेनली अपने फिक्शन के लिए जाने जाते हैं, बट ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ पीरियोडिकल राइटर। तो उनका जो पीरियोडिकल था उसका नाम था रिव्यू। ये सारी चीज़ें मैं अभी लिख भी दूंगी। इसके बाद आते हैं स्विफ्ट, जो कि उनका पेन भी ऐसा लगता था कि सटायर में डुबो के जो है वो लिखते थे। उन्होंने लिखा जर्नल टू स्टेला। ये एक एक्सीलेंट कमेंट्री है प्रोज में अपने कंटेम्प्रेरी सोसाइटी पे। इवन उसके बाद आए डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जिन्होंने डिक्शनरी कंपाइल करी, जिन्होंने रैम्बलर स्टार्ट करा। लेकिन रैम्बलर बहुत ज़्यादा फिलॉसफी से भरा हुआ था, तो इट वाज नॉट अ बिग हिट। उसके बाद उनके 2 मेमोरेबल क्रिटिकल वर्क्स हैं। एक है शेक्सपियर और दूसरा है लाइव्स ऑफ पोएट। 52 पोएट राइटर्स की जिसमें बायोग्राफी ली है, लाइव्स ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, लाइव्स ऑफ पोएट्स, जिसमें से मैंने आपको बताया भी था कि उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स नाम ही उन्होंने सबसे पहले जो है वो दिया था। तो यहाँ तक अब मैं लिख देती हूँ, जो मैंने लिखा उसको मैं लिख देती हूँ, एक एक करके लिख भी रही हूँ और समझा भी रही हूँ। प्रोज में आपको बता रही हूँ। प्रोज है आपका द पीरियोडिकल एसेज। द पीरियोडिकल्स ये क्या होते थे? मिरर टू सोसाइटी। इसमें आया डैनियल डीफो, इनका था रिव्यू। प्रोज में स्विफ्ट, जर्नल टू स्टेला, अ कमेंट्री अपॉन सोसाइटी, एंड यहां लिख देती हूं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, इनका वर्क था रैम्बलर। और जो 2 इनके बहुत फेमस जो वर्क हैं, शेक्सपियर क्रिटिकल वर्क्स हैं, एंड लाइव्स ऑफ पोएट। और इसमें है 52 पोएट्स को इन्होंने जो है वो कवर करा है। यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद आपको बताऊंगी इसके बारे में। नॉवेल्स, ये एज जो जानी जाती है वो नॉवेल्स के प्रोज के लिए जानी जाती है। फिक्शन में इस एज में है। मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में भी बताया था कि नॉवल इज़ नॉट अ न्यू थिंग। और एक बार मुझसे भी इसमें यूट्यूब पे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि मैम फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल फील्डिंग को क्यों कहा जाता है। तो वो सारी प्रश्नों का जवाब जो है वो मैं आपको इसमें अब दूंगी। तो ये जब आप लोगों ने लिख लिया होगा तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और फिक्शन यानी कि नॉवल के बारे में बताती हूँ। ये एज ने नॉवल को शेप दी है। ठीक है, देखिए ये नॉवेल्स में हम लेते हैं। पहले मैं लिख देती हूँ, फिर आपको एक चीज़ समझा दूंगी। डीफो, जो कि अभी मैंने आपको बताया रिव्यू लिखे उनके, लेकिन जाने जाते हो अपने फिक्शन के लिए। उन्होंने लिखा उनका बहुत ही फेमस, आज भी जो बहुत ही फेमस उनका वर्क है रॉबिन्सन क्रूसो।
and another work, Mole Flanders. सैमुअल रिचर्डसन, इन्होंने स्टार्ट करे लिखने एपिस्टलरी नॉवेल्स। अब ये एपिस्टलरी नॉवेल्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगी। पैमेला, एपिस्टलरी नॉवल। देखिए, अब इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि नॉवेल्स की शुरुआत जो है, नॉवेल्स की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन इस एज ने नॉवेल्स को शेप दिया। डैनियल डीफो ने रॉबिन्सन क्रूसो लिखा, लेकिन ये उनके एक तरीके से कहीं ना कहीं ये उनके फिलोसॉफिकल वर्क और एज सच नॉवल की शेप में लिए हुए नहीं थे। जब सैमुअल रिचर्डसन ने पैमेला लिखा तो ये एक नॉवल कहलाता है एपिस्टलरी नॉवेल्स। एपिस्टलरी नॉवेल्स का मतलब होता है लेटर की फॉर्म में लिखे गए नॉवेल्स। लेटर की फॉर्म में आप सोच रहे होंगे कैसे, जैसे एक व्यक्ति ने लेटर पे कुछ लिखा तो और हम पढ़ने वालों ने उसे पढ़ा तो उसे कहानी समझ में आई, फिर उस लेटर का जवाब उसने लिखा तो आगे की कहानी समझ में आई। तो लेटर्स के माध्यम से जो कहानी आगे बढ़ती है उसे एपिस्टलरी नॉवल जो है वो कहा जाता है। तो सैमुअल रिचर्डसन ने बहुत ज़्यादा बल दिया था एक जिसे कहना चाहिए कि समाज में एक बहुत ही ओढ़ी हुई अच्छाई का उन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया था कि वर्चू पर, और पैमेला वर्चू रिवॉर्डेड, कि आखिरकार अंततः जो है जीतती है केवल अच्छाई है। तो इस तरीके के तो उनके जो नॉवेल्स थे वो माना कि ये इट इज़ जो ये पैमेला है और जो क्लैरिसा सेंटिमेंटल नॉवल है, ये तो अपने आप में इवन क्लैरिसा को तो ये माना भी जाता है कि पैमेला और क्लैरिसा जो ये नॉवेल्स लिखे, पैमेला को ये माना जाता है कि ये द फर्स्ट नॉवल इन मॉडर्न सेंस में जो पहला नॉवल माना जाता है वो माना भी पैमेला जाता है। लेकिन फिर भी सैमुअल रिचर्डसन को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल नहीं माना जाता क्योंकि ही कुड नॉट गिव द प्लॉट। स्टोरी को अरेंज करना, अ बिगनिंग, अ मिडल एंड अ कंप्लीट एंड, वो नहीं कर पाए। वो किसने दिया? वो दिया हेनरी फील्डिंग ने। हेनरी फील्डिंग ने अपने एक्सपीरियंसेस से ये बताया। एक हमने जब हेनरी फील्डिंग के नॉवेल्स को पढ़ते हैं तो वी सी द वर्ल्ड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट पॉइंट ऑफ व्यू बिकम्स आवर्स। वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है। तो इसीलिए हेनरी फील्डिंग ने एक प्लॉट, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर दिया नॉवल को, अ बिगनिंग, अ मिडल एंड एंड। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। और उनका जो वर्क है जोसेफ एंड्रयूज, ये एक बर्लेस्क है, मजाक उड़ाता हुआ नॉवल है। टॉम जोन्स पिकारस्क नॉवल है। पिकारस्क का मतलब होता है एडवेंचर्स ऑफ अ रग, एक ठग के एडवेंचर्स को बताता हुआ। तो ये एक नया वो जो है वो लेकर आए थे, इसीलिए ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। बस यहीं पर आप जो है वो अपने लेक्चर को विराम देती हूँ। आज काफ़ी लंबा भी हो गया है लेक्चर, और मिलते हैं कल शुरुआत करेंगे। आपको थोड़ा सा गोथिक नॉवेल्स के बारे में बताऊंगी और उसके बाद जो नेक्स्ट सेंचुरी है उसका ओवरव्यू जो है वो आपको दूंगी। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आए। शेयर कीजिएगा और वो पहले भी कहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है वाकई में। तो दैट डिपेंड्स एंटायरली ऑन यू। गुड बाय एंड गुड नाइट।